नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। खास खबर .com के स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने जो दूसरी सूची जारी की है, इसको देख के आपको क्या लगता है इस सूची में क्या विशेष बात है? देखिए, जो दूसरी सूची जो जारी की है बीजेपी ने, इसमें अब तक पहले जैसा कि माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है या उनको किनारे कर दिया है, और ये मैसेज पहली सूची से एक तरीके से दिया गया था। लेकिन जो दूसरी सूची आई है उसमें ये क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि वसुंधरा राजे की इस चुनाव में प्रभावी भूमिका है और उनको दरकिनार करके बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। आप जब ये लिस्ट देखेंगे दूसरी जो बीजेपी की हुई है, तो इसमें वसुंधरा राजे कैंप के जो लोग हैं, कई लोगों को इसमें कंसीडर किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मालवीय नगर से कालीचरण सराफ को 7वीं बार टिकट दिया गया है। इसमें अभिषेक मटोरिया का टिकट हुआ है। वसुंधरा राजे को खुद को झालापाटन से टिकट दिया गया है उनको। तो ऐसे कई नाम हैं इस लिस्ट में जो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी हैं, उनके कैंप में रहें, हमेशा उनके साथ जो है खड़े रहें, तो उन सबको कंसीडर किया गया है। लेकिन आपने पहले ही अभी खबर दे दी थी कि भजन लाल को टिकट मिल सकता है सांगनेर से और अशोक लाहौटी का टिकट कट सकता है। तो भजन लाल शर्मा को टिकट देने के क्या मायने हैं सांगनेर से? क्योंकि भजन लाल पार्टी में, संगठन में काफ़ी सालों से है, और आपको क्या लगता है कि भजन लाल को टिकट दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सांगनेर से? देखिए, आपने जो पूछा है कि सांगानेर की बात है, तो सांगानेर की सीट को लेकर अगर हम विश्लेषण देखें तो पिछले दिनों एक जो प्रकरण हुआ था, लिम्बाराम प्रकरण जो हुआ था, तो उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका है वो अशोक लाहौटी की मानी जा रही थी, और ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो है अशोक लाहौटी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उनका टिकट कटा है। अब रही बात ये कि आपने कहा भजन लाल को यहाँ क्यों दिया गया है। पार्टी की ये नीति थी या रणनीति, मान लो कि यहाँ पे इसको ब्राह्मण सीट माना जा रहा है, दूसरे सांगानेर की सीट को आरएसएस के कोटे में माना जाता है, संघ के कोटे में माना जाता है। तो भजन लाल शर्मा जो है सतीश पूनिया और संघ के काफ़ी करीबी थे, तो ये माना जा रहा है कि उनको जो टिकट दिया गया वो संघ की सिफारिश पर दिया गया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी की सिफारिश पर दिया गया, उनके कैंप में माने जाते हैं ये। और चूंकि इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व इस सीट पे ज़्यादा लगता है, तो इसलिए दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। तो आपको लगता है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा सांगनेर से, उनकी सीधी टक्कर भजन लाल शर्मा से रहेगी? हाँ, अब चूँकि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो ये तो जाहिर है कि दोनों की आमने सामने टक्कर होगी। हालांकि पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछला चुनाव हारे हुए हैं इस सीट से, तो टक्कर तो इन दोनों में होनी ही है, क्योंकि अभी तीसरा कैंडिडेट कोई ऐसा प्रभावी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। मेरा अगला सवाल यह है कि जब भाजपा ने पहली सूची जारी करी थी 41 प्रत्याशियों की, तो जगह जगह बगावत देखने को मिली थी, चाहे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे विद्याधर नगर हो या अन्य सीटें हो। तो आपको क्या लगता है कि 83 जो सूची प्रत्याशियों की जारी हुई है, इसके बाद कोई बगावत देखने को नजर आएगी आपको? ये जो दूसरी जो सूची जारी हुई है, इसमें उस लेवल की बगावत इतनी अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें वसुंधरा राजे कैंप के ज़्यादातर लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है। पहली सूची में जो 41 लोगों की हुई थी, उसमें विरोध इसलिए ही था क्योंकि उसमें वसुंधरा कैंप के जो लोग थे या जो पहले सिटिंग लोग थे, उनके टिकट काट दिए गए थे या प्रभावित थे, उनको महत्व नहीं दिया गया था। तो चाहे हम विद्याधर नगर ले लें, चाहे झोटवाड़ा ले लें, झोटवाड़ा में राजपाल सिंह ही विरोध कर रहे हैं, जो मैडम के कैंप से माने जाते हैं। अब पार्टी ने जो राजपाल सिंह का जो विरोध है वो बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उसको कोई महत्व नहीं दिया है। रही बात विद्याधर नगर सीट की बात करें, तो विद्याधर नगर सीट में दिया कुमारी को बिल्कुल सेव करने के लिए पार्टी ने वहाँ जो विरोध जता रहे थे नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह जी के दामाद हैं, उनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया गया, तो उनका विरोध भी अब कोई ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा। हाँ, सांगानेर सीट पे कुछ भजन लाल का विरोध हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि अशोक लाहौटी का टिकट कटा है, तो वो हो सकता है कि विरोध कराएं, पर पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और विरोध को इसको कम से कम लाने का प्रयास कर रही है। अब मेरा अगला सवाल यह कि भाजपा अब तक कुल 124 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। इस सूची को देखने के बाद, या अगर आप बात करें ये 83 प्रत्याशियों की सूची को देखने के बाद या 124 प्रत्याशी सूची को देखने के बाद,
आपको क्या लगता है कि किस गुट की चली, वसुंधरा खेमे की चली, संघ की चली या केंद्रीय नेतृत्व की चली? यानी कि अगर 124 नाम प्रत्याशी सूची देखी जाए, नामों को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि वसुंधरा गुट हावी रहा या संघ की चली या केंद्रीय नेतृत्व की चली? देखिए, जो आपने कहा कि किस गुट की चली, अब हम अगर पहले अभी चर्चा कर चुके हैं कि पहली जो सूची जारी हुई थी उस सूची से ये एक मैसेज जनता में, एक कार्यकर्ताओं में गया था कि वसुंधरा राजे जो गुट है या वसुंधरा, उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और उनके प्रत्याशियों को या उनके जो लोग थे उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। वो केंद्रीय नेतृत्व की, पार्टी के लेवल की सूची मानी जा रही थी। लेकिन अब जो दूसरी सूची जो आई है, इसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को पूरा महत्व मिला है, वसुंधरा राजे को पूरा समर्थक मिला है। तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी गुट विशेष की चली है, पार्टी है। पर क्योंकि पार्टी की जो रणनीति है मोदी जी की है, उनकी जो रणनीति है, उनको 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो वो इस समय ऐसे कोई बड़ा विवाद यहाँ खड़ा नहीं करना चाहते राजस्थान में। तो उनको उम्मीद भी है कि पार्टी सत्ता में भी लौटेगी। तो इसलिए जो है इसमें संघ की भी की जो बात है वो भी रखी गई है, उनकी कुछ सीटें निर्धारित हैं, वहाँ उनके बात मानी जाएगी। यहाँ वसुंधरा राजे को भी तवज्जो दी गई है और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपनी बात भी रखी है। अगर आप बात करें कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई है, 33 प्रत्याशियों की, विधायकों को रिपीट किया गया है और पहले माना जा रहा था कि 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है? 33 प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जारी करने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति, कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की जो लिस्ट ये जारी की है, इसमें लगभग सभी चेहरे वो हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या अभी मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, सब लगभग वही हैं। इसमें नया चेहरा कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस में, जैसे कि आपने शायद सुना होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दिल्ली में अभी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो स्पष्ट भी कर चुके थे कि जहाँ पर अगर सिटिंग जो एमएलए है उसका कोई मजबूत विकल्प है तो ही उसका टिकट काटा जाएगा, नहीं तो किसी का टिकट नहीं काटा जाएगा। इसमें ये कुछ चेहरों को ऐसे लगता है कि कांग्रेस की उसको टिकट देना मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास में, कांग्रेस के पास वहाँ उससे ज़्यादा दमदार और मजबूत चेहरा कोई नहीं था। दूसरी जो ये 33 जो नामों की सूची जो आई है, इसमें भी कांग्रेस ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों में खींचतान हो रही है, उसमें काफ़ी जो है विरोधाभास है, मतभेद है और जो सूची फाइनल नहीं हो पा रही। तो ये 33 जो नाम है, चूँकि इसमें दोनों तरफ के नाम है, खुद सचिन पायलट का भी नाम है, तो कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इसमें पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और एकजुट होकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हम बात करें मालवीय नगर की, जहां अर्चना शर्मा को टिकट दिया गया है और अर्चना शर्मा का विरोध हो रहा था, राजीव अरोड़ा, संजय बावना समेत कई नेता उनको टिकट देने का विरोध कर रहे थे, तो अर्चना शर्मा की मजबूती के पीछे क्या कारण मानते हैं आप कि अर्चना शर्मा पे पार्टी ने वापस से विश्वास जताया? कोई बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी, कालीचरण सराफ के सामने 2 बार चुनाव हार चुकी है, तीसरी बार टिकट देने के क्या मायने, क्योंकि अर्चना शर्मा का विरोध हो रहा था। तो आपको लगता है कि जो राजीव अरोड़ा है या संजय बावना है या अन्य कांग्रेस नेता वो डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ चुनाव प्रचार में लगेंगे? देखिए, मालवीय नगर सीट की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि अर्चना शर्मा को तीसरी बार टिकट दिया गया है। हालांकि 2 चुनाव वो हार चुकी हैं, पर इससे मेरा मानना यह है कि वो अपने पार्टी हाईकमान को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रही हैं कि वो तीसरा चुनाव हर हाल में जीत जाएंगी, क्योंकि उनका इसके पीछे एक दलील ये थी कि पिछला चुनाव जब वो कालीचरण सराफ के सामने हारी थी तो उनका कहना यह था कि उनको वो चुनाव जानबूझ करके हराया गया था। वो जीत रही थी, एक बूथ की जो मशीन थी वो बाद में खोली गई, उसमें कुछ गड़बड़ हुई और इसलिए बहुत कम मार्जिन से वो जो है चुनाव जीत पाई। तो उनका ये भी भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं है कि उन्होंने इन 5 सालों में मालवीय नगर में बहुत काम किया है। मालवीय नगर में उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, बढ़ाया है। जहाँ तक आपने बात की कि संजय बावना और राजीव अरोड़ा का जो विरोध कर रहे हैं, उसमें विरोध कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि राजीव अरोड़ा खुद भी चुनाव हार चुके हैं पहले जी, और उनकी अब वो स्थिति नहीं है कांग्रेस में जो पहले कभी हुआ करती थी, है ना। तो जैसे कि आपने बात की संजय बावना पहले भी टिकट मांग रहे थे, पहले वो उनको सांगानेर भेज दिया गया था, सांगानेर से वो चुनाव हार गए थे
और फिर अभी वो मालवीय नगर मांग रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया कि भाई ठीक है ये पहले भी हार चुके हैं। तो अब जो कुल मिलाकर के ये बात है कि हाँ मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि कालीचरण सराफ यहाँ से 6-7वीं बार शायद मालवीय नगर चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ तक, और अर्चना शर्मा भी पहले 2 बार हार चुकी हैं जी। तो अब क्या स्थिति बनेगी वो सामने आएगी, पर चुनाव ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी अपने मौजूदा विधायकों पर क्या विश्वास कर रही है कि मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं काटे जाने चाहिए और उन्हें चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि 124 और जो 33 प्रत्याशी सूची जारी हुई कांग्रेस की, उस सूची को देखने से आपको ऐसे ही लगता है? देखिए ये जो दोनों तरफ की जो सूचियाँ आई हैं, जैसे आपने कहा कि मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काट पा रही हैं, और तो ये सभी दलों में होता है। मौजूदा विधायक का टिकट काटना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, उसका टिकट काटने का कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि सिटिंग है, और इसीलिए कई लोग कई इलेक्शन लड़ जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है, पर इसमें मैं एक ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इस समय जो राजस्थान की राजनीति है, जो चर्चा जो चल रही है उसमें कि ये माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियाँ क्लियर कट मेजोरिटी के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती जी, क्योंकि दोनों तरफ उधर चाहे वसुंधरा राजे जी हों चाहे इधर अशोक गहलोत जी हों, ये दोनों ही ये चाहते हैं, या इन दोनों की रणनीति ये हो सकती है इसके पीछे कि कुछ मतलब क्या है कि पार्टी एक मार्जिन के लेवल पे आए अगर सत्ता में आए तो, और इंडिपेंडेंट या अन्य दलों की भूमिका हो जिनको वो अपने साथ में जोड़ के या मिला करके सरकार बना सकें, क्योंकि इन दोनों ही तरफ ये एक वो आशंका से ग्रसित हैं कि अगर क्लियर कट मेजोरिटी मिली तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व उन्हें वापस प्रदेश की कमान ना सौंपे, तो वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये रणनीति शायद अपना रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट वगैरह जो भी जीत के आएंगे तो उनको अपने तरफ मिला करके और फिर सरकार चलाई जाए। गिरिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों सूची पे अपना विश्लेषण देने के लिए। खास खबर .com में बस इतना ही।